हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का पूरा सवाल। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का पूरा सवाल। इसमें जितने भी सवाल हैं सबको हल करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, इसको देखेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सबका यहाँ पर हल जो है आपको प्रदान किया जाएगा और इस वीडियो को प्लेलिस्ट में भी डाल दिया जाएगा, जिसको आप भविष्य में आसानी से देख सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 और पहला सवाल। ठीक है, पहले सवाल में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसमें? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे इसको व्यक्त करेंगे। पहला क्वेश्चन था 140 को जो है व्यक्त करना था। ठीक है, तो 140 का आप जो है अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, यानी कि अगर कुछ न समझ में आए तो ऐसे एलसीएम निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो 140 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या से, तो 70 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर बड़ी संख्या से भी शुरू में कर सकते हैं डिवाइड, लेकिन आप छोटी संख्या से स्टार्ट करिएगा, 2, 2, 5, 7 ऐसे। ठीक है, जिससे यह डिवाइड हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 2 बार है, तो जब 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 3 बार होता है तो 2 का पावर 3 लिखते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार यह आंसर हो गया 2 का पावर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इस प्रकार इसका यह आंसर आ गया। अब देखिए ये 140 था, पहला का पहला था। अब चलिए पहला का दूसरा देखते हैं। अब देखिए पहला का दूसरा 156 का जो है हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो बस 156 का लसा की तरह जो निकालते हैं हम निकाल दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 78, 2 से डिवाइड करेंगे 39, 3 से डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक उसी संख्या से डिवाइड करना है जिससे डिवाइड हो जाए, भाग चला जाए। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए 2 बार है तो इसको 2 बार इसको छोटा लिखना है बस, तो इसको छोटा लिख दीजिएगा। इस प्रकार इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब चलिए आइए थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना था। देखिए ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 3 से करेंगे, फिर इसको 3 से करेंगे, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। अब देखिए 85 है 85, तो यह 5 से डिवाइड होकर 17 हो गया है। अब 17 से डिवाइड होगा तो फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 2 बार आया है तो 3 का पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 का पावर 2 गुणे 17 एक बार है तो 17 हो गया। ठीक है, इस प्रकार यह भी हल हो गया। अब चलिए आइए अगला देखते हैं। देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना था, तो इसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 5 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, तो सीधे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, इसको लिख दीजिए बस, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है निकालना था 7429 का। ठीक है, तो 7429 पहला का 5वां सवाल है। तो ये जो है देखिए इसमें आप कंफ्यूजन खा जाएंगे, क्योंकि सीधे 17 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्रमशः करते जाइएगा 1 2 3 4, तो 1 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में वैसा डिजिट नहीं है। 3 से जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 4 5 6 7 ऐसे जब 17 पर जाएंगे तो उससे डिवाइड होगा, फिर यह 19 से डिवाइड होगा, या 23 से डिवाइड होगा। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5वां था, अब इतना ही सवाल था उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि यह बराबर होता है मौसा गुणे लौसा के या लौसा गुणे मौसा के। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है। तो 26 से 91 है, तो इसका लौसा निकालेंगे, इसका मौसा निकालेंगे, और इन संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो लौसा गुणे मौसा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बस इसी चीज़ को तीनों को जाँच करना है। तो चलिए पहला ही स्टार्ट करते हैं 26 से 51 को हल करना। ठीक है, देखिए 26 से 91 था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 26 से 91 का हमें लौसा निकालना है, तो लौसा ऐसे निकाल लीजिए, मौसा निकालना है ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, या अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। अब लौसा निकल गया, मौसा भी निकल गया, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। अब जांच करिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
जो होता है लस गुणे मस, तो दो संख्याओं का गुणनफल, एक 26 है, एक 91 है, तो 26 गुणे 91 बराबर लस इसका 182 आया है और मस जो है 13 आया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस, दोनों संख्या को गुणनफल करेंगे इतना आएगा, इन दोनों का गुणनफल करेंगे इतना आएगा, इसलिए दोनों क्या है बराबर है, इसलिए यह सिद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए लसा कैसे निकालेंगे, तो आप जानते ही हैं ऐसी संख्या से डिवाइड करिए जो कटता चला जाए, सब कट जाएगा तो ये लसा हो जाएगा, और मौसा के लिए ऐसी संख्या से डिवाइड करिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, 26 और 91 दोनों में भाग चला जाए, तो यह 13, ये 13 दूनी की 26, 13 7 91। ठीक है, यह इसमें से भी देख सकते हैं आप, 13 से दोनों डिवाइड हुए हैं यहाँ पर, इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दूसरा का दूसरा। ठीक है, इसमें 510 और 92 संख्या दिया हुआ है, इसका लसा और मसा निकाला गया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिएगा आसानी से, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, इसको आगे हम बता देंगे। अब देखिए लसा इसका आ गया, मसा भी इसका आ गया, अब जांच इसका कर लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, तो लसा 510 नहीं, दो संख्याएं जो है 510 और 92, तो 510 और 92 का गुणा करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा लसा गुणे मसा के। ठीक है, देखिए 510 और 92 का गुणा कर देंगे तो लसा यहाँ पर आया है, यानी एलसीएम आया है इतना, और एचसीएफ आया है 2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह इतना हो जाएगा, और इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। इस प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा एलसीएम गुणे एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब दूसरा का थर्ड देखिए, दूसरे का थर्ड है, क्वेश्चन है 336 और 54 का जो है हल करना था, तो 336 का जो है लसा निकाल दीजिए, और 336 और 54 का लसा, और 336 और 54 का मसा निकाल दीजिए, यानी एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ 6 आ गया और एलसीएम इतना आ गया, इसको तो आप निकालना जानते ही होंगे। अब इसका बस जांच कर दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इस पर बस रख दीजिए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को यहाँ पर रख दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम जितना आया है यहाँ पर रख दीजिए, और एचसीएफ जितना है यहाँ पर रख दीजिए, दोनों का गुणा करिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, यह सिद्ध होता है, या इसको प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, PROVED ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन अब हल करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इसका, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए आइए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, तो जैसे 12 है तो इसका जो है आप लसा निकालेंगे, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 3 12, 15 का करेंगे 3 5 15, 21 का करेंगे 3 7 21। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 3 विद्यमान है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सार्वगुणन, यानी कि सब में गुणा हुआ है 3 का, इसमें यानी 12 में, 15 में और 21 में भी। ठीक है, तो सार्वगुणन हो गया 3, जो तीनों में होता है वही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए देखिए सब में से ले लेते हैं, देखिए जिसमें जो बड़ा रहेगा उसको ले लेंगे। देखिए 2 है, 3 है और 5 और 7, इन्हीं सबको लेना है, तो 2 इसमें ज़्यादा है तो इस 2 को ले लेंगे। ठीक है, फिर 3 यहाँ पर है तो 3 को ले लेंगे, 5 यहाँ पर है 5 को ले लेंगे, 7 यहाँ पर है 7 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख लेंगे। एलसीएफ कितना आ जाएगा 420, 2 दूनी के 4 थे 12 5 60, 7 6 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, यही निकालना था इसमें। अगला सवाल है 17 23 29 का निकालना है, तो 17 का जो है गुणन करेंगे, मतलब इसका जो है सारो गुणन निकालेंगे तो 1 गुणे 17 हो जाएगा, इसका जो है गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17, 23 का 1 गुणे 23, 29 का 1 गुणे 29, जहाँ कुछ नहीं होता है, जैसे 17 का कोई है ही नहीं, 17 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तो उसको 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 17 एकम में 17, 1 से तो होगा ही डिवाइड, इस प्रकार हो गया। अब 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, तो इस प्रकार एलसीएम इतना आ गया, बस यही चीज करना है और कुछ नहीं। जैसे 8 9 25 का जो है निकालना है, तो 8 का 2 दूनी की 4 दूनी के 8 हो गया, और 9 का 3 गुणे 3 हो गया, 25 का 50 25 हो गया। अब इसमें से एचसीएफ निकालना है, तो इस तीनों में कोई सारो गुणन नहीं है, माने तीनों में कोई उपस्थित नहीं है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इस प्रकार एचसीएफ 1 हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं था 1 होता है। इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे। देखिए 2 3 और 5 को लेना है, 2 किस में ज़्यादा है इसको, तो इसको ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 किस में ज़्यादा है इसमें, तो 3 गुणे 3, 5 किस में ज़्यादा है इसमें, तो 5 गुणे 5, इसको ले लेंगे। ठीक है, और गुणा कर दीजिए, 2 दूनी की 4 दूनी के 8 3 के 24, सब गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, चौथा एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए इसका 306 और 657 का एलसीएम निकालना है ना, तो चाहे तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर फार्मूला का प्रयोग करके निकालना हो तो आप जानते ही हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, तो आइए फार्मूला का प्रयोग करके इसको निकालते हैं। देखिए
इसका इसका 9 दिया हुआ है, HCF मौसा दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, ठीक है। तो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, यहाँ पर दिया हुआ है, गुणे लौसा यानी LCM गुणे मौसा यानी कि HCF। तो HCF का मान इसमें कितना दिया हुआ है 9, तो 9 रख देंगे यहाँ पे। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब 9 से इसको घटा दीजिए 34 बार में, 34 का इसमें गुणा कर दीजिए, लौसा आ गया यहाँ पे। चाहते तो आप इसका सीधा लौसा भी निकाल सकते थे, लेकिन इस तरह निकाल लीजिएगा फार्मूला से। देखिए अब अगला पांचवा सवाल दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n माने घात है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। 6 का पावर n जो है किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, इसी को देखना है, ठीक है। तो हल तो पहले ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों 6 का पावर n है, 6 का पावर n, ठीक है, ठीक। देखिए कह रहा है कि 6 का पावर यानी कि 6 का पावर का मतलब 6 का पावर ठीक है। और किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यही n है, और यह कह रहा है कि 6 का पावर यानी 6 का पावर इस n में से कोई भी रखिए, n में से कोई भी रख सकते हैं। तो एक पहले रखिए, तो 6 का पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा 6। अब 2 रखिए n का मान, तो 2 रखेंगे 6 छड़ेगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 6 पर 3 रखिए, n का मान 3, 6 छड़ेगा 36, 6 216 या जितना होता है गुणा करके देख लीजिएगा। तो क्या यह 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, ठीक है। कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो जब 0 पर समाप्त तो नहीं हो रहा है, तो यही बात कह रहा है कि नहीं होगा, इसी को बस कह देना है, ठीक है। देखिए क्या कहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक पर 0 पर जो है समाप्त होगा। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, 3 दूनी के 6 होगा ना। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होते हैं, यानी कि देखिए 5 दूनी के 10, 10 का पावर कुछ भी करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा के रूप का होता है। अतः 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे आप इसको समझना चाहें, देखिए लिखा है यहाँ पे कि 2 गुणे 5 का पावर n के रूप का होता है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 का पावर n। देखिए 5 दूनी के 10, 10 का पावर n कुछ भी रखिए, n मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, 1 रखेंगे तो अभी 10 आएगा, 2 रखेंगे 10 का पावर क्या रखेंगे 2, ठीक है, तो 100 आएगा। तो क्या यह 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन यह किस रूप का होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, लेकिन यह है किस रूप का? 3 गुणे 6, 3 दूनी के 6 माने इस प्रकार का है, 2 गुणे 3 के रूप का है। तो 2 गुणे 3 वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर के सवाल में व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं का मतलब यह होता है कि वह संख्या जो एक से अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती है, जैसे 6 2 से 3 से कटेगा, 3 दूनी की 6 2 3 6, ठीक है। तो इसको भी जांच करेंगे वैसे ही। चलिए आइए 6 वाला देखते हैं सवाल को। मान लीजिए x बराबर इतना, ठीक है, पहले वाले को, इसको y बराबर मान लीजिए, माना y बराबर इतना। तो पहले वाले में 7 गुणे 13 धन 13 है, तो इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 7 गुणे 11 बचेगा, 13 खत्म हो गया तो 1 बचेगा उसके जगह पर। यहाँ से 13 निकाल दिए और इसमें से 13 निकाल दिए, तो यहाँ से 13 निकाल देंगे 7 11 बचेगा, और 13 निकाल दिए जहाँ से कुछ नहीं था 1 बचता है। अब 7 11 7 77 हो गया, और 1 77 1 78 ये 2 हो गया। यह एक भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यह 2 अंक है, इसमें कितने अंक है? 2 अंक है। तो यह 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यह कटेगा ही, तो यह एक भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। उसी प्रकार y बराबर इतना लिख लेंगे इस वाले को, ठीक है। तो इसमें जो है देखेंगे तो यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ठीक है, इसमें से और इसमें से। तो इसमें से 5 निकाल देंगे, तो इसमें से 5 निकल गया तो 7 6 4 3 2 1 बचेगा, 7 6 4 3 2 1, 5 निकाल दिए तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए 5 बराबर इसका गुणा करके 7 चंग 42 चौको ऐसे, तो 1008 आएगा प्लस 1। अब 1008 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब 1009 हो गया। अब देखिए ये 2 हो गई संख्याएं, ये अभी एक भाज्य संख्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर 2 गुणनखंड हैं, कितने? 2 हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जो ये संख्याएं थी, ठीक है, इतना और इतना दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, यह सिद्ध हो गया। दोस्तों अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इस चीज़ को निकालना है। तो इसका और इसका हम जानते हैं कि लॉसा निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, तो लॉसा कैसे निकालेंगे, बस आसान तरीका है, 18 मिनट तथा 15 मिनट का जो है एलसीएम निकाल दीजिए। तो आप इस विधि से निकालिए या आप भाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4 3 12 36 मिनट।